वीआईपीएम के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार और आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे देश में एक ऐसी दहलाने देने वाली एक घटना घटित हुई है जिसको सबने चौंका दिया है और हमारे देश के 142 करोड़ जो जनसंख्या है इसने सबको अपमानित किया है और बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हमारे देश की। आज आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि मणिपुर में हिंसा क्यों। सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर में आज जो हिंसा देखी जा रही है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला, मणिपुर में हिंसा क्यों है, यानी इसमें चर्चा का यह खबर क्यों बनता है। पहली बात हम देखेंगे कि चर्चा का खबर क्या है, यानी चर्चा जो है ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे मणिपुर की भौगोलिक दृष्टि क्या है, यानी मणिपुर की जो भौगोलिक दृष्टि है, जो ज्योग्राफिकल जो रीजंस हैं वो उसके हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद है मणिपुर हिंसा की ऐतिहासिक जड़ें, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं क्या। उसके बाद है विरोध का कारण भी क्या है और सरकार की इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है, वो सारी चीजें और आगे की राह की हम बात करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं और चलते हैं आगे। इस मणिपुर में हिंसा जो हो रही है उसकी चर्चा देख लेते हैं और उसका सारा जो पूरा जो परफॉर्मा है वो सारी चीज देखी जाएंगी। तो आइए बात करें चर्चा में क्यों है। आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि मणिपुर में हाल ही में 2 लड़कियों को परिवार समेत निर्वस्त्र कराकर एक परेड लगवाई गई थी। हालांकि वो वीडियो वायरल हो चुका है, आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में हाल ही में 2 लड़कियों को परिवार समेत निर्वस्त्र कराकर यानी नैक परेड कराई गई है मणिपुर में। तो यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। आपको शायद मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। आपको जब वीडियो वायरल हुई थी तो सो लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन सबसे शर्मनाक घटना है और यह घटना जो है वो 4 मई की है। उस समय आपको पता होगा कि मणिपुर में भी हिंसा चल रही थी कुछ कारण को लेके, उस कारण पे भी हम जिक्र करेंगे आज। तो 4 मई को यह घटना घटित हुई है, सबसे बड़ी बात है। और यह मणिपुर में 4 मई को दोपहर 3 बजे यकीनन 800 से 1000 लोग मिलकर उस 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कराकर यह परेड लगवाते हैं। और यह सबसे शर्मनाक घटना है। कोई 1 या कोई 5 या कोई 100 लोगों का समूह नहीं है, बल्कि 800 से 1000 लोगों का यह पूरा समूह है। और यह मणिपुर में घटना होती है, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में होती है। कांगपोकपी जिला है मणिपुर का, वहां पर यह घटना घटित होती है और कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के बी फेनोमेना विलेज में नामक घटित होती है यह घटना। तो उसके बाद और 800 से 1000 लोगों ने 2 महिलाओं को नग्न आकर गैंगरेप भी किया है। तो इसको पूरा कहा जा रहा है कि गैंगरेप नेक्ड परेड कराई गई है मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ। तो घटना कुछ ऐसी थी कि 4 मई को एक क्या हुआ था कि कुछ कम्युनिटी के लोग एक परिवार समेत, उसमें पिता भी थे, उसमें भाई भी थे, और पिता और भाई के साथ यह देखा गया कि जो पिता की एज थी, यानी उनको जब पकड़ा गया, 800 से 1000 लोग उनके पीछे जा रहे थे, तो वे जंगलों की तरफ भागते नजर आए। और जंगलों की तरफ भागते नजर आके उन्हें पुलिस ने जब अपनी हिरासत में ले लिया, यानी सेफ कर लिया, और सेफ करने के बाद उन 800,000 लोगों ने डिमांड की कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। अब आज जाहिर सी बात है कि पुलिस के वो इतने कर्मचारी करते भी क्या, तो उनको हवाले किया। और हवाले करने के बाद जब पिता ने यह करने से मना किया उन 800,000 लोगों से, तो उन पिता की भी तुरंत एट मोमेंट पे उनकी मौत, यानी उनको मृत्यु दे दी गई, उनको मार दिया गया। और उसके भाई जो 19 साल के थे करीब, उनके भाई, छोटा भाई, उनको भी तभी मार दिया गया। अब बची महिलाएं, तो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कराकर उन्हें परेड लगवाई गई पूरे गांव में। ये उस गांव का नाम है फेनोमेना विलेज। सबसे बड़ी बात यह है। तो आज का बहुत ही करंट मुद्दा है, चर्चा में तो इसलिए बना हुआ है, लेकिन आगे की खबर देखें तो यह हालांकि हुआ क्यों, इसके पीछे पहले हम मणिपुर की ऐतिहासिक, मणिपुर की भौगोलिक दृष्टि देखते हैं। आप जानते हो कि मणिपुर जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है, ठीक है, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। तो मणिपुर राज्य आपके सामने स्पष्ट हो रहा है और यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, ठीक है, मणिपुर। जो आप जानते हो कि मणिपुर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगाता है, बर्मा से। यह अपनी सीमा लगाता है म्यांमार, बर्मा से अपनी सीमा को लगाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत एक
उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है। अब मणिपुर पश्चिम में असम से, दक्षिण में मिजोरम से और उत्तर में नागालैंड से अपनी सीमा स्पर्श करता है। जैसा कि आप इंडिया के मैप को उत्तर पूर्वी की तरफ से देखें तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम और उत्तर में ये नागालैंड से अपनी सीमा स्पर्श करता है और 3 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 22,347 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और देश म्यांमार बर्मा से अपनी सीमा लगाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यह स्पर्श करता है। लेकिन अभी आगे भी और देखना पड़ेगा हमको कि हालांकि मुद्दा क्या था। देखो, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में पहले कभी हिंसा नहीं हुई। मणिपुर में हिंसा की जो है जड़ें हैं वो ऐतिहासिक है और इस घटना का कोई एक कारण नहीं हो सकता। इस घटना के कई सारे अनेक कारण और कई सारे पहलुओं को देखा जा सकता है। जैसे कि बात करें तो 1947 से पहले क्या था, मणिपुर एक देशी रियासत हुआ करता था। यानी आपको पता है कि भारत में आजादी से पहले टोटल 552 देशी रियासत थी, उसमें से 1947 में देखी गई से आजादी से पहले मणिपुर उन रियासतों में से एक था। उसके राजा जो थे बोधचंद्र सिंह, तो बोधचंद्र सिंह जो थे ये वहां के महाराजा थे, यानी कुल मिला के कह सकते हैं वहां पर राजतंत्र था। क्या था, वहां पर राजतंत्र काम करता था, वहां मोनार्ची काम करती थी, यानी वहां के शासक जो थे। वहां पर उस समय लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन बोधचंद्र सिंह वहां के राजा थे। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप भी जानते हो 1947 में एक माउंटबेटन प्लान आता है जिससे हमें आजादी मिली और उस समय देशी रियासतों को 3 प्रस्ताव दिए गए थे। पहला, यदि वो भारत में शामिल हो जाएं या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या वो स्वतंत्र रहें। अब बात आती है कि जून 1948 में यदि अब मणिपुर ने यह ठाना कि हम ना तो भारत में शामिल होंगे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, उन्हें स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। और इसी के चलते जून 1948 में पहला वयस्क मताधिकार के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई बाई बोधचंद्र के द्वारा। वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई वयस्क मताधिकार के आधार पर जून 1948 में। लेकिन आप भी जानते हो कि लोकतंत्र यानी वहां पर राजतंत्र अभी भी काम कर रहा था जून 1948 में। लेकिन अब जानते हो कि 1948 में हमको आजादी पूर्ण रूप से मिल चुकी थी, लेकिन लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ काम नहीं कर सकते, यानी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप भी जानते हो उसी प्रकार से देखा गया तो सरकार ने इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने महाराजा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपको, यदि मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक टुकड़ा है, इसलिए मणिपुर को भारत में शामिल होना ही होगा। अतः महाराजा पर सरकारी दबाव करते हुए महाराजा ने क्या कर ली, महाराजा ने सरकार से क्या कर ली, संधि कर ली। महाराजा ने सरकार से संधि कर ली। तो महाराजा ने सरकार से संधि करने के बाद ये मणिपुर क्या हो गया, शामिल हो गया। मणिपुर क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन बात यह है कि 1949 में मणिपुर को राज्य का दर्जा नहीं मिला। यदि भारत सरकार ने इसको शामिल किया लेकिन राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब आप भी जानते हो कि राज्य का दर्जा ना देने पर उस राज्य में उपस्थित जो लोग थे वो उनके अंदर कई प्रकार की गलतफहमियां उत्पन्न हो रही थी। कुछ प्रकार के विरोध, कुछ प्रकार की जो गुट थे वो इकट्ठे हो रहे थे और सरकार के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें से कुछ प्रमुख जो गुट हैं, जो दल हैं, वो आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं। पहले है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, प्रमुख दलों में से एक मानी जाती है। उसके बाद है आपका पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलीपाक। ठीक है, ये कुछ विरोधी गुट हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या हो गए थे, ये जो दल थे ये सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्योंकि आप भी जानते हो कि 1949 में यदि मणिपुर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो इस प्रकार से ये चारों जो गुट थे वो क्या हो गए थे, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। यदि क्योंकि किसी भी राज्य को यदि दर्जा नहीं मिलता तो वहां के लोगों में सरकार के प्रति गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार के गुट थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी इनमें से तीसरी पार्टी थी जो सरकार के विरोध में आ गई थी। यह क्योंकि इनका यह मानना था कि यदि मणिपुर को राज्य भारत में शामिल किया गया है तो उसको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। पहली बात तो यह सरकार की कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है, सरकार की कोई गलती हो सकती है, लेकिन और भी प्रमुख कारण है और वह लोगों में
और वह लोग स्वतंत्र एवं मुक्त देश की मांग करने लगे। उन्हें यह लगने लगा, इन गुटों को यह लगने लगा कि सरकार ने हमको जबरन शामिल किया है। ठीक है, जिस प्रकार से आप शुरू से देखते आ रहे थे कि राजतंत्र और लोकतंत्र एक साथ काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सरकार ने इस पर दबाव बनाया और मणिपुर को शामिल किया, बट स्टेट के रूप में इसको कंसीडर नहीं किया। और जब स्टेट कंसीडर नहीं करेगा तो वहां के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जी, तो ये यहां पर आपके पीपल लिबरेशन आर्मी और लिबरेशनरी पार्टी ऑफ कोंगलीपॉक और कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर कार्य करती हैं। उसके बाद यह है विरोध के कारण। आज भी नागालैंड, मणिपुर में और नागालैंड में यह देखा जाता है, नागा आंदोलन सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट के रूप में भी भूमिका निभाता है। नागा आंदोलन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक सबसे बड़ा विरोध का कारण यह भी हो सकता है कि नागा जनजाति भी आज सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है और सरकार का विरोध भी बड़ी स्तर पर करती है। दूसरी बात है कि कुकी और मैतेई कम्युनिटी, कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच भी सबसे बड़ी विरोध और हिंसा जारी रहती है। और आज भी आपको देखा गया होगा कि यदि जिन 800 से 1000 लोगों ने जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कराकर परेड लगवाई गई है और गैंग रेप किया है, वो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं। मैं किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यह सबूत के आधार पर 800 से 1000 लोग मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने किया है, कोई 5 या 100 या 10 नहीं है। उसके बाद जो महिलाएं थी वह कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जो 2 महिलाएं थी वह कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि मैतेई कम्युनिटी जो है वो मणिपुर में बहुसंख्यक में आती है। किस में आती है? बहुसंख्यक में आती है। और जबकि कुकी कम्युनिटी जो है मणिपुर में अल्पसंख्यक कैटेगरी में आती है, यानी ये माइनॉरिटी है और ये मेजॉरिटी है। ठीक है, अब कुकी समुदाय को, अल्पसंख्यक को वहां पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। अब कुकी लोगों का कहना है कि मैतेई कम्युनिटी को, जो बहुसंख्यक है, उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कुकी और मैतेई कम्युनिटी में आज विरोध है। इस गैंग रेप का कारण किसी एक कारण नहीं है, 1000 कारण है। 1949 से चली आ रही यह विरोध की प्रकृति, यह विरोध की प्रवृत्ति आज इसने इस घटना को अंजाम दिया है। कोई दुश्मनी नहीं हो सकती किसी समुदाय की दूसरे समुदाय से, लेकिन कुकी समुदाय मैतेई समुदाय का विरोध करता है और मैतेई समुदाय कुकी समुदाय का विरोध करता है, हर एक बात पर, हर एक मुद्दे पर। ठीक है, उसके बाद ये तो थे आपके विरोध के कारण। जो सबसे मुख्य कारण यह माना जाता है, आज 4 मई की जो घटना हुई थी, 4 मई की जो घटना हुई थी, यह कारण माना जाता है। अब बात करते हैं सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर। सरकार की प्रतिक्रिया, कई आप भी जानते हो, 1958 की बात करें तब भी उस समय विरोध प्रवृत्ति चली रही थी मणिपुर में और आज भी हिंसा जारी है उसमें। लेकिन बात करते हैं 1958 में सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसे AFSPA अफस्पा एक्ट कहते हैं, और यह सेनाओं को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष अधिकार प्रदान करता है जो क्षेत्र विद्रोह से पीड़ित है। जिस क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहां पर सशस्त्र बल यानी तीनों सेनाएं विशेष अधिकार को ग्रहण करके अपने हाथों में हैंड ओवर कर लेती है उस क्षेत्र को, और उस क्षेत्र को अपने हिसाब से ऑपरेट करती है। यह बहुत ही बुरा कानून है। उसके बाद 1980 की बात करें तो 1980 में भारत सरकार ने इस मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित भी किया था। मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ऑल क्लियर मणिपुर में चलाया था। और ऑपरेशन ऑल क्लियर कहता है कि उग्रवादी समूहों पर सैन्य कार्रवाई, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर उग्रवादी समूह रहते थे, जैसे कि नागा आंदोलन की बात करें, जैसे कि कुकी जब मैतेई कम्युनिटी का विरोध करती है, मैतेई कुकी का करता है तो वो भी उग्रवादी बन जाते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, उग्रवादी समूहों पर सैन्य कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन ऑल क्लियर, सभी का सफाया कर दो, ये वाली बात भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद युद्ध विराम समझौता। अब भारत सरकार ने इसी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से क्या कर लिया? समझौता कर लिया कि भाई विरोध मत करो, विरोध की प्रवृत्ति मत अपनाओ, हम समझौता कर लेते हैं, आपकी कुछ मांगों को मान लेते हैं। ऐसा कुछ समझौता हुआ तो तभी नागा आंदोलन ने अपना विद्रोह रोक दिया। 2008 का समझौता भी अभी लेटेस्ट है, त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं इसे। इसमें कुकी विद्रोहियों और राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच बैठकर बातें की गई। जो कुकी विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता है
उसको राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा बुलाया गया, उसको बैठाकर समझाया गया कि आप अपने लोगों पर थोड़ा नियंत्रण करिए, वहां पर विद्रोह भड़क रहे हैं। तो इसी प्रकार की सरकार की कुछ एक्शन और सरकार की कुछ प्रतिक्रिया काम आती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो 140 करोड़ लोगों का जो अपमान हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि यह शर्मनाक घटना है देश के लिए, और इस पर सरकार की आगे की राह क्या होनी चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार की आगे की राह, हमें तो यही लगता है कि सरकार को शायद यही करना चाहिए। पहली बात तो सरकार को मणिपुर में सुशासन स्थापित करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, अभी जो वायरन वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यदि विद्रोह को रोकना है तो दोनों समुदाय से बैठकर बात करनी चाहिए, उनसे पारदर्शिता के पूर्वक बातें करनी चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उनकी मांगे क्या हैं वो सुननी चाहिए। तो पारदर्शी सरकार भी होना जरूरी है वहां पर। उसके बाद बात करें निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष रही है, स्वतंत्र एवं जो निष्पक्ष न्यायपालिका ये हमारे संविधान की एक मूलभूत विशेषता भी है। तो न्यायपालिका निष्पक्ष रही है हमेशा, लेकिन न्यायपालिका को यहां भी दोनों समुदाय के बीच निष्पक्ष फैसला ही उनको समाधान कर सकता है। दूसरी बात, कानून का शासन। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण में मैंने इस चीज को देखा और मैंने इस चीज को यहां पर मेंशन भी किया है। कानून के तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कि अपने अपने राज्यों में कानून का सर्वोच्च शासन रखें। जो भी व्यक्तियों ने यह अपराध किया है उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बात यह है कि मणिपुर में इस हिंसा को और भी तरीकों से रोका जा सकता है, जैसे कि बुनियादी संरचना का निर्माण करना। शायद यह भी हो सकता है कि मणिपुर के लोग सरकार के खिलाफ खड़े क्यों हो जाते हैं, शायद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शायद एजुकेशन की कमी है। जो ये शर्मनाक घटना हुई है, कुछ लोगों ने जो की है, मैती कम्युनिटी के लोगों ने, 800 से 1000 लोगों ने, क्या शिक्षा की कमी है? बिल्कुल। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब भारत सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है इस चीज का कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी है। ठीक है, लेकिन जैसे कि स्कूल, आगे की राह में सरकार को वहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद है आपका अस्पताल, हॉस्पिटल्स की बात होनी चाहिए। पुलिस स्टेशनों का क्या होना चाहिए? पुनः नवीनीकरण होना चाहिए, नवीकरण होना चाहिए। सड़क निर्माण की बात करें, आज सड़क निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान होती है, और इसी के तहत आज हमारे जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वह सड़क निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं। म्यांमार से मणिपुर की तरफ लिंक रोड का कनेक्टिविटी भी जोड़ रहे हैं। तो सड़क निर्माण भी वहां होना चाहिए, बड़े स्तर पर हो तो कोई बुराई नहीं है मणिपुर में। और रोजगार की संरचना होनी चाहिए। यदि जिस व्यक्ति के पास रोजगार है तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर रोजगार की कमी के कारण ऐसा होता है, कम्युनिटी के लोग विद्रोह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो किसी की तरफ से हो। मैं किसी कम्युनिटी को हार्म तो नहीं कर रहा, चाहे कुकी विद्रोह हो, चाहे वो मैतिक विद्रोह हो, कोई भी हो, और चाहे वो नागा आंदोलन की बात हो। इसलिए रोजगार को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के माध्यम से हो, किसी भी तरीका से। अब विद्रोहियों को रोकने हेतु सबसे बड़ी बात है म्यांमार। यदि मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के हिसाब से समझाऊं तो म्यांमार जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि म्यांमार से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक लिंक रोड कनेक्टिविटी की गई है, ताकि वहां पर आर्थिक और राजनीतिक तरीके से विकास हो सके। इसलिए भारत और म्यांमार पर, चलो ये भी देखें तो भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में जितने भी विद्रोह होते हैं वो अपराधी विद्रोह करके म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर भी उचित प्रबंधन होना चाहिए, ताकि अपराधी जो हैं वो कानून के सर्वोच्च शासन के अधीन गिरफ्तार हो सकें, ताकि म्यांमार में वो ना घुस सकें, प्रवेश ना कर सकें। तो उचित सीमा के प्रबंधन के साथ साथ म्यांमार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होता है। और इसी प्रकार की आगे की राह यदि हमारे भारत सरकार अपनाती है और अपना रही है धीरे धीरे, यदि इस सरकार की बात करें तो इस सरकार ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ये 7 सिस्टर पॉलिसी में काम आती है। और 7 सिस्टर पॉलिसी यही कहती है कि भारत सरकार द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, प्रशासनिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो। तो आगे की राह ही मणिपुर में होने वाले विद्रोह को रोक सकती है, अपराधों को रोक सकती है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार हमारे अच्छे कदम उठा रही है और उठाती रहेगी, लेकिन मैं उन कम्युनिटी से भी कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। इसी के तहत ये पूरा आज का टॉपिक मणिपुर हिंसा ये पूरा था। बहुत ही
ज्वलंत, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मिंदगी वाली ये घटना है जो शायद सुनने से भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन हमने जब वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने वीडियो वायरल होने से मना कर दिया है क्योंकि इससे अफवाहें फैलती हैं। लेकिन मैती कम्युनिटी के लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया ताकि 2 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, और उन्होंने ये मेंशन भी किया कि आने वाली 1000 महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये विद्रोह की भावना है। और विद्रोह की भावना किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरी भीड़ की होती है। चलिए, तो अब आपको जैसा आप पूरे लेक्चर में आपने आज मणिपुर की हिंसा देखी, आपको जैसा भी लगे आप इंस्टीट्यूट पे के चैनल पे जाके किसी भी तरीके लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में बता भी सकते हो कि आपका ये वीडियो कैसा लगा पूरा देखने के बाद। और आज के ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डेली लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। जी, जय नमस्कार।